तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स पार्ट 2। मॉडरेट्स देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देयर आफ्टर वी विल सी अनदर पार्ट 3 करेंगे एंड उसमें फिर एक्सट्रीमिस्ट का एक ओवरऑल असेसमेंट लेंगे। अब लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे इंडिया का नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ, नेशनलिज्म को डेवलप करने के पैरामीटर, फिर उसके बाद हमने देखा था कि यही नेशनलिज्म इन ऑर्डर टू स्प्रेड अक्रॉस इंडिया प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आईएनसी एंड इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स। अब यही आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट। ये मॉडरेट क्या है एंड आफ्टर फिर एक्सट्रीमिस्ट। ये एक्सट्रीमिस्ट एग्जैक्टली क्या है, व्हाट वेयर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड ये लोगों में इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे एंड आफ्टर इनका सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म एंड हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आवर नेशनल लीडरशिप। तो दैट विल बी द एजेंडा ऑफ डिस्कशन टुडे एज वेल एज टुमारो। तो 2 लेक्चर में बेसिकली आई विल जस्ट रैप इट अप। तो लेट्स एंटर इनटू इट, बट अगेन आगे जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स एंड अगर आपको ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स एंड अगर आपको कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स। सो लेट्स एंटर इनटू इट कि आज जो हम लोगों को यही डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें थोड़ा सा एक और स्टेप आगे जाना है एंड वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली मॉडरेट्स कौन थे एंड ये मॉडरेट्स एग्जैक्टली कर क्या रहे थे। एंड टॉकिंग ऑफ मॉडरेट्स हमने फिर पहले 2 लेक्चर्स दैट इज लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा हुआ था कि मॉडरेट्स वेर द पीपल हु ऑलवेज बिलीव इन पेटिशन पॉलिटिक्स। उसका एक ओवरव्यू भी मैंने आपको देके रखा था। वी नीड टू एंटर इनटू इन डिटेल नाउ। तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू इट कि मॉडरेट लीडरशिप ये एग्जैक्टली थी कौन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मॉडरेट इज दैट कि अर्लीस्ट लेवल पे इन इंडिया वी आर हैविंग और वी वर हैविंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। हमने इनके ऊपर क्लियरली देखा था कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स की अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय हो सकते हैं या फिर वी कैन टॉक इवन बेसिकली दिस पर्सनालिटी दैट इज आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सकते हैं या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली बॉम्बे बेस्ड सोशल रिफॉर्मर जैसे बाल शास्त्री जाम्भेकर हो सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर पीपल वेयर वेस्टर्न एलाइड सेक्शन इन इंडिया वी कैन से, और दे वेर बेसिकली वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल। इन लोगों का एजुकेशन तो हुआ है बट दैट एजुकेशन वाज इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन। वेस्टर्न एजुकेशन हमने पहले ही देखा था एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑलवेज हैड सेंस इन द और सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, सेंस ऑफ द बेसिकली जस्टिस इन द ब्रिटिशर्स। एंड ये ब्रिटिशर्स के ऊपर इन लोगों का जो एक्सेसिव फोकस रहा है उसी की वजह से धीरे धीरे इंडिया में अब नेशनलिज्म भी आया। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले ही बात करके रखी थी, दैट इज़ रिलीजियस नेशनलिज्म। However, over a period of the time, starting from 1804, this particular leadership was developing in our country. Over a period of the time, यही particular leadership में से कुछ लोग बाहर निकले and thereafter they started to call themselves as a political leader. तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर इनके बाद जो है अब आपको दिखाई देंगे पॉलिटिकल रिफॉर्मर। Now who were this particular political reformers? This were particularly people who wanted to have certain political reforms in our country. कि नाउ टाइम इज़ राइप फॉर कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑल्सो। अब तक इंडिया में रिफॉर्मर जो बैठे थे ऑब्वियसली दे वर टॉकिंग अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जैसे बॉम्बे बेस एंड उसके पहले कैलकाटा और बंगाल बेस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हमने देखे थे। इन्हीं में से अब कुछ लोग जो है बाहर निकलना चालू हुए। सम ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू गेट देमसेल्फ अवे फ्रॉम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड दे स्टार्टेड टू एंटर इनटू द पॉलिटिकल रिफॉर्म। अगर हम लोग अर्लीस्ट लेवल की लीडरशिप की बात करें इसमें आपको ये एंगल जो बहुत इलेबोरेटली दिखाई देता है। वी कैन टेक सर्टेन एग्जाम्पल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल बंगाल वाले एरिया में अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बना के कौन सी थी, देन हमने देखा था कि लैंड होल्डर एसोसिएशन, या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ऑब्वियसली दिस वॉज क्रिएटेड बाय द फॉलोवर ऑफ द ब्राह्मो समाज, दिस वॉज क्रिएटेड बाय टैगोर हिमसेल्फ। बोथ ऑफ देम वेर अर्लियर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर। वैसे अगर हम लोग बॉम्बे बेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हमने देखा था कि प्रार्थना समाज जो है बनाया हुआ था एम.जी. रानडे ने। एंड हु वर एम.जी. रानडे? देन ऑब्वियसली एम.जी. रानडे वर सोशल रिफॉर्मर एट एन अर्लीस्ट लेवल एंड दैट इज व्हाट अल्टीमेटली यू कैन सी ओवर हियर विद इन दिस प्रार्थना सभा या फिर प्रार्थना समाज वी कैन से। हमने देखा था कि एम.जी. रानडे को हरा के ही लेटर ऑन लोकमान्य तिलक became the very huge political leader across Bombay province. So even he was associated with the socio-religious reformer in the initial period we can say, because Prarthana Sabha या फिर Prarthana Samaj we can say it was created in order to spread the ideals of the Brahmo within our country or within our Bombay province we can say.
तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्लियर कट अब बेसिकली एक इवोल्यूशन दिखाई देता है। ये इवोल्यूशन बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि दिस पीपल वर वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल, दे वर एजुकेटेड इन द वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड इन दैट कैपेसिटी दे ऑलवेज बिलीव दैट ब्रिटिशर्स विल डू समथिंग गुड इन आवर कंट्री। उसके लिए फिर जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिफॉर्म ब्रिटिशर्स ने लिए वो हम पहले ही देख चुके थे। दैट्स दैट सेंस ऑफ जस्टिस। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इनिशियल लेवल पे दिस पीपल वर आस्किंग फॉर द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स, और इफ़ वी वांट ब्रिटिशर्स रियली टू वर्क फॉर इंडिया देन वी नीड टू कैरी आउट सर्टन पॉलिटिकल रिफॉर्म ऑल्सो, एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली मॉडरेट्स केम इनटू पिक्चर। अल्टीमेटली हम लोगों ने ये भी देख के रखा था कि मॉडरेट की मेथोडोलॉजी जो है पेटिशन पॉलिटिक्स है, बट ये पेटिशन पॉलिटिक्स अल्टीमेटली लाने का काम इन्हीं लोगों ने तो किया। हमने पहले ही देख के रखा था कि 1829 में व्हेन सती वाज अबॉलिश्ड, से फॉर एग्जांपल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम राजा राम मोहन रॉय कैरिड आउट इलेबोरेट रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडियाज पास्ट। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री का जो पास्ट है उसको इलेबोरेटली रिसर्च करने का काम जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया। एंड राजा राम मोहन रॉय सिस्टमैटिकली प्रूव्ड कि सती प्रैक्टिस वॉज नेवर प्रेजेंट इन एंशिएंट पीरियड ऑफ द टाइम। तो हाउ कैन यू क्लेम कि सती इज बेसिकली हैविंग रिलीजियस सैंक्शन? सती को कोई रिलीजियस सैंक्शंस नहीं है। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली ही wrote a petition, submitted it to Lord Bentinck. Lord Bentinck ultimately created note on that, and the notes was circulated in London as well as in the British provinces. Once assurance was given to Lord Bentinck कि अब कोई भी इसके वजह से इशू नहीं होगा एंड वी कैन गो अहेड विद दिस रिफॉर्म, तब जाके अल्टीमेटली लॉर्ड बेंटिक ने सती अबॉलिश करवाई थी। द सेम थिंग हैपन इन 1856 कि 1856 में जब वीडो रीमैरिज एक्ट आया और वीडोज वेर अलाउड टू रीमैरी लीगली इन आवर कंट्री और एटलीस्ट इन ब्रिटिश इंडिया वी कैन से, तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो इट वॉज आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने पेटिशन बनाया। उन्होंने इलेबोरेटली रिसर्च करके प्रूव किया था कि देखो भाई एंशिएंट इंडिया में तो नियोग वाला प्रैक्टिस वॉज प्रेजेंट, एंड ये पेटिशन इन्होंने ब्रिटिशर्स को सबमिट किया। ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली वो पेटिशन के ऊपर अल्टीमेटली फिर वीडो रीमैरिज एक्ट बनाया, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स वांटेड। तो जो क्रिटिसिज्म है जो हमने कल भी देखा था, इट इज़ बेसिकली एन अनफाउंड क्रिटिसिज्म इन आवर कंट्री। ये मॉडरेट है, सिर्फ पेटिशन पॉलिटिक्स करते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है, जबकि फ़ायदा पहले से ही दिखाई दे रहा था। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम मॉडरेट्स आर गोइंग टू रियलाइज कि सिर्फ पुटिंग पेटिशंस टू द ब्रिटिशर्स विल नॉट हेल्प, तब जाके उन्होंने फिर अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए, एंड वाया दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फिर लोकल लेवल पे नेशनलिज्म स्प्रेड करने का काम भी किया था। एंड दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर पेटिशन पॉलिटिक्स दैट वाज स्टार्टेड बाय द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर एंड अल्टीमेटली स्प्रेडेड इनटू द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एंड ये पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है अल्टीमेटली इट बिकम्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। एंड अब ये पॉलिटिकल रिफॉर्मर मतलब सेकेंड जनरेशन लीडरशिप, अब ये लोग पेटिशन पॉलिटिक्स ही खेलेंगे। बस इनके पेटिशन में डिमांड होगी कि आप हम लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिफॉर्म दो, आप हम लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म दो, ब्रिटिशर्स शॉल ओपन अप इंडियन सिविल सर्विसेज, ब्रिटिशर्स शॉल बेसिकली टेक साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज विद इन इंडिया, ब्रिटिशर्स शॉल रिपील देयर आर्म्स एक्ट, ब्रिटिशर्स शॉल रिपील देयर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ब्रिटिशर्स लोकल लेवल पे बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ने के लिए मेजर्स लें, तो ऐसे पेटिशन भेजेंगे। बट वाइल सेंडिंग दिस पेटिशन एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम हमने ये भी देख के रखा था कि एक जगह पे पेटिशन जब ये भेजेंगे तो लोकल लेवल पर अल्टीमेटली ये नेशनलिज्म जो है वो भी स्प्रेड करेंगे। एंड फॉर नेशनलिज्म अल्टीमेटली देयर पॉलिटिकल पार्टीज वर फंक्शनिंग। हमने मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी देख के रखी थी, प्री आईएनसी एज वेल एज आईएनसी, और हमने ये पॉलिटिकल पार्टी की मोडस ऑपरेंडी भी देखी कि अल्टीमेटली व्हाट दिस पॉलिटिकल पार्टीज वर डूइंग कि दे वर बेसिकली क्रिएटिंग नेशनल लिटरेचर एंड सर्कुलेटिंग दिस नेशनल लिटरेचर वाया वॉलंटियर्स दैट दे हैड गैदर इन ऑर्डर टू स्प्रेड नेशनलिज्म अक्रॉस इंडियाज विलेजेस। अल्टीमेटली ये सारे लोग जो है बेसिकली बन जाएंगे मॉडरेट। हमने इसके ऊपर ये भी देख के रखा था कि भाई मॉडरेट, तो मॉडरेट इसी वजह से बिकॉज ब्रिटिशर्स आर हियर फॉर गुड। तो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया है रिफॉर्म कैरी आउट करेंगे, तो वी विल वेट फॉर दैट रिफॉर्म टू अकर। ऑब्वियसली वो रिफॉर्म कभी आए नहीं, दैट्स वाई फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप भी जब देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने मांगा था वो भी अल्टीमेटली फ्लॉड था। दैट्स वाई अल्टीमेटली फिर रेवोल्यूशनरी लीडरशिप, एंड जब एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी दोनों काम नहीं किए तो फाइनली फिर गांधीयन लीडरशिप, एंड जब गांधीयन मेथोडोलॉजी भी काम नहीं की तो अल्टीमेटली फिर नेहरू पटेल आइडियोलॉजी इंडिया में बहुत ज़्यादा चली। अब एक एक करके ये सारे ही लीडर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हम बात करेंगे। बट मॉडरेट जो ऑब्वियसली 1858 के बाद
अब बेसिकली आपको ये लोग जो दिखाई देंगे। ये वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे जो बेसिकली कहाँ पे काम करते थे कि बेसिकली इंडिया के ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया करते थे। अल्टीमेटली इन लोगों को जो है धीरे धीरे पता चल गया था कि ब्रिटिश नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल जो है एंड आफ्टर उसके कंसिक्वेंसेस, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने ब्रिटिशर्स को इनिशियल लेवल पे क्या किया हुआ था, सपोर्ट किया, बट धीरे धीरे अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का क्रिटिक्स भी देना चालू कर दिया। क्रिटिक्स इन द सेंस कि पेटिशन पॉलिटिक्स में आप हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो टाइप्स। एंड अल्टीमेटली इसमें कौन से लीडर थे, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा बच्चा, WC बैनर्जी एंड SN बैनर्जी। अल्टीमेटली कांग्रेस में भी इन्हीं का होल्ड रहा है फ्रॉम 1885 से लेके 1905। रफली 1905 तो दूर की बात करो, आप कभी कभी तो इसको 1915 तक भी स्ट्रेच कर सकते हो कि अल्टीमेटली टिल 1915 इन इंडियाज नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट लोगों का ही होल्ड सबसे ज़्यादा रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू एंटर इनटू कि अल्टीमेटली अब ये जो मॉडरेट लीडरशिप है, दिस पर्टिकुलर लीडरशिप, अब एक एक करके इनके ऊपर बात करेंगे कि इन लोगों में हमेशा से ही मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ये क्या रही है, हावी रही है। हमने देखा था कि ये सारे ही लोग वेस्टर्न एजुकेटेड हैं, इन दैट कैपेसिटी दे वर प्रोफेशनल पीपल। अल्टीमेटली इन लोगों का एज सच कोई कॉन्टैक्ट जो है बेसिकली मासेस के साथ नहीं रहा। वी हैव सीन कि दे हैड कैरिड आउट नेशनलिज्म, बट नेशनलिज्म कैरी आउट करने के लिए ये खुद मासेस में नहीं जाते थे, दे यूज टू डू इट वाया वॉलंटियर्स। एंड दैट्स व्हाई इनका ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो है कभी बना ही नहीं। एंड इनका जो पॉलिटिक्स चल रहा था बाय एंड लार्ज इट वॉज एन अर्बन इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स। अर्बन इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स मतलब अपने हिसाब से इशू डिसाइड करेंगे, इशू जो है उसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करेंगे एंड पिटीशन भेजेंगे। दे नेवर ट्राई टू एंटर इनटू द मासेस, एंड मासेस में जाके अल्टीमेटली उन्होंने वो ओपिनियन गार्नर करने ही कभी नहीं चाहे जिसका फ़ायदा जो है शायद इनको हो सकता था। एंड देयर आफ्टर फेथ इन द ब्रिटिश रूल। ये क्यों, ये भी अभी मैंने आपको बता के रखा था, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज प्लेन एंड सिंपल अगेन कि आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली मॉडर्न डेमोक्रेसी चाहिए या फिर मोनार्की चाहिए। गिवन अ चॉइस मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड देयर आफ्टर मोनार्की, इसमें कोई भी बंदा जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के तरफ ही जाएगा। इट विल बी वेरी मच रॉन्ग टू थिंक कि इंडिया का कोई भी एक मोनार्क जो है दे हैड दैट कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये तो 1947 में भी करने को रेडी नहीं थे, जब हमने देखा था कि बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू एंड आफ्टर इवन माउंटबेटन, तीनों ने मिलके 562 प्रिंसली स्टेट इंडिया में इंटीग्रेट किए। एंड वो इंटीग्रेट करने के टाइम पे हर एक बंदे को आपको पैसे देने पड़े, हर एक बंदे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रिविलेज देने पड़े, तब जाके वो इंडिया में मर्ज हुआ है। तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी का सवाल ही नहीं था। एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल यूज्ड टू कंसिडर ब्रिटिश रूल एज अ प्रोविडेंशियल, कि ब्रिटिश रूल के वजह से इंडिया इंटीग्रेट हुआ, ब्रिटिश रूल के वजह से वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ, ब्रिटिश रूल के वजह से एक डाउन ट्रोडन बंदा जो है अब उठ के अल्टीमेटली इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड सिस्टम में आना चालू हुआ। तो व्हाट मोर यू कैन वांट, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन पूछ के ही ये लोगों ने हमेशा अपना पॉलिटिक्स खेला है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली वी कैन से इसके वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली इन लोगों की जो लॉयल्टी है बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बढ़ी, एंड मासेस से इनका कॉन्टैक्ट जो है टूटता ही गया। बिकॉज फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप आएगी, एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप विल मेक ऑर्डिनरी इंडियंस मोर एंड मोर यू कैन से दैट नेशनल, एंड तब जाके अल्टीमेटली फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में झगड़े भी होंगे और एक सूरत स्प्लिट भी होगा जो लेटर ऑन वी विल बी कवरिंग। इन लोगों के अगर कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दादा भाई नौरोजी। इनके ऊपर जितनी बात करें उतनी कम ही है, बट परहैप्स 1866 वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम पीरियड जब दादा भाई नौरोजी पॉलिटिक्स में एंटर होते हुए हमको इलेबोरेटली दिखाई दिया है। इफ़ यू रिमेंबर कि सबसे पहले रहनुमाई माजदा-ए-शान सभा ये 1851 में जो बेसिकली रिलीजियस ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर पारसी कम्युनिटी बना हुआ था, इसके भी दादा भाई नौरोजी मेंबर रह चुके हैं। एट द एज ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड, जब वो 17 ईयर्स के ओल्ड थे तो ही वॉज बेसिकली द फाउंडर मेंबर ऑफ द रहनुमाई माजदा-ए-शान सभा। एंड एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द रहनुमाई माजदा-ए-शान सभा दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने इनिशियल लेवल पे पारसी रिलीजन के ऊपर फोकस करके रखा था। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1858 दादा भाई नौरोजी रियलाइज कि नाउ द टाइम इज़ राइट कि हमको अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म पे जाना है। एंड परहैप्स वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म जो इंडिया को चाहिए उसकी पैरवी या फिर उसका एडवोकेशन दादा भाई नौरोजी ने करना चालू कर दिया। अल्टीमेटली इसमें हम लोगों को वही दिखाई देता है कि एज फार एज दादा भाई नौरोजी इज़ कंसर्न, देन दादा भाई नौरोजी इन्होंने फिर 1866 में ये भी हमने देख के रखा हुआ था कि ही
ही वॉज बेसिकली द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो लंदन में ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। लेटर ऑन हमने ये भी देखा था कि इन्होंने इनके रीजनल ऑफिस बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास में खोल के रखे हुए थे। इन लोगों की आइडियोलॉजी काफ़ी प्लेन एंड सिंपल थी कि इफ़ यू वांट टू प्ले पॉलिटिक्स देन दैट पॉलिटिक्स हैज़ टू बी प्लेड नॉट इन इंडिया बट इन ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन से अल्टीमेटली प्रेशर हैज़ टू बी देयर ऑन होम, देन ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जाएगा तभी तो जाके इंडिया के डिमांड जो है वो सेटिस्फाई होगे। लेटर ऑन ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर इन 1885 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड लेटर ऑन ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 3 ओकेजन। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो है वो 1906 वाला ही है, बिकॉज 1906 में अल्टीमेटली उन्होंने स्वराज जो है उसका डिमांड करके रखा था, जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे कि स्वराज इज़ नथिंग बट अ डोमिनियन स्टेटस। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस? तो एक ही लाइन में याद रखना है कि देयर इज़ वन हेड ऑफ स्टेट एंड देन देयर इज़ वन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली पोजीशन मतलब प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन जो है ये बेसिकली इंडियन के हाथ में होनी चाहिए। उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर मतलब वाइस रॉय। एंड देयर आफ्टर फिर हेड ऑफ द स्टेट वाली पोजीशन मतलब प्रेसिडेंट वाली पोजीशन, उस ज़माने में ये ब्रिटिश मोनार्क वाली पोजीशन थी। यहाँ पे ब्रिटिश मोनार्क रहे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि होगा क्या, देयर विल बी अ बेसिकली गल्फ ऑफ गैप इन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट लोगों को ब्रिटिशर चाहिए तो इनके रूप में ब्रिटिशर्स इंडिया में रहेंगे, एंड एक्सट्रीमिस्ट लोगों को इंडियन चाहिए तो इनके तरीके से जो इंडियन है दैट विल बी द रूलर ऑफ आवर कंट्री। तो वो दैट इज़ बेसिकली स्वराज, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम बात भी करेंगे। बट परहैप्स द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी इज ड्रीन ऑफ वेल्थ थियरी। इनफैक्ट ड्रीन ऑफ वेल्थ थियरी जो है 1866 में जब उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी तभी इसकी बात उन्होंने करनी चालू कर दी थी कि व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स ट्रू नेचर इन आवर कंट्री इज़ नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट फॉर इंडियन। The true nature of Britishers in our country is to carry out systematic loot of wealth that is getting generated in our country. Dadabhai Naoroji worked on this theory for almost 35 years further, and finally 1901 के अराउंड इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया। The name of that particular book is Poverty and Un-British Rule of India. तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में उन्होंने अल्टीमेटली फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। इसमें अल्टीमेटली ही एक्सप्लेन कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 से लेके रफली 1900 तक कैसे ब्रिटिशर्स सिस्टमेटिकली इंडिया का जो वेल्थ है उसको ड्रेन करके लेके जा रहा है। कहाँ पे? देन ऑब्वियसली लंदन में। उसमें ही एक्सप्लेन कि कैसे अल्टीमेटली इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू कलेक्ट करके लंदन भेजा जाता है, कैसे इंडिया के विलेज में फोर्सिबल कमर्शलाइजेशन हुआ है एंड फोर्सिबल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एंड ब्रिटिश इकोनॉमी को इसका फ़ायदा कैसे हुआ जो हमने पहले ही देखा हुआ था। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें दादा भाई नौरोजी ने तो इनिशियल लेवल पे बताई। तो इट वाज दादा भाई नौरोजी जिन्होंने इनिशियल लेवल पे सारे फॉर्मेटिव ईयर्स में ही पैरामीटर्स रखने चालू किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट परहैप्स द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी जो अगेन उन्होंने 1866 में ही बोल के रखा था कि इंडिपेंडेंस इज़ नॉट अ क्वेश्चन राइट नाउ। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस लेते हैं तो इंडिया इज़ नॉट राइट फॉर द इंडिपेंडेंस, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर इन दैट फेस ऑफ द नेशनल स्ट्रगल जहाँ पे वी नीड टू वर्क टू इनकलकेट नेशनलिज्म अमंग ऑर्डिनरी मासेस, एंड वी नीड टू लीव द पॉलिसीज लाइक इंडिपेंडेंस फॉर द फ्यूचर और अपकमिंग जनरेशन। अगर हम लोग अभी इंडिपेंडेंस की बातें करेंगे तो लोग आर स्टिल डिवाइडेड इन बिटवीन द लैंग्वेज, इन बिटवीन रिलीजन, इन बिटवीन कास्ट एंड वर्ण, एंड इन बिटवीन रीजन ऑल्सो। अभी तक यहाँ पे कोई इंडियन है नहीं, अभी तक यहाँ पे बंगाली है, मराठी है, पारसी है, गुजराती है, हिंदी है, पंजाबी है, एंड आफ्टर तमिल है। तो दिस इज समथिंग दैट वी शॉल नेवर बी बेसिकली एडवोकेटिंग। गेटिंग रिड ऑफ ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव। एंड ये पैरामीटर जो उन्होंने 1866 में जो फिक्स करके रखे थे, इसी के वजह से मॉडरेट जो है दे ऑलवेज हैड सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर, कि हम लोग मानते हैं ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली इंडिया को लूटा। आज भी तो हम यही बोलते हैं ना, इफ़ वी स्टार्ट टू क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स देन ब्रिटिशर्स को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया बैकवर्ड हुआ, ब्रिटिशर के वजह से जो इंडिया में बेसिकली बहुत सारी गरीबी आई। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें अपने को मॉडरेट्स नहीं देके रखी है ना, ये थोड़ी ना एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेवोल्यूशनरी या फिर गांधीयन लीडरशिप ने बोला, ये मॉडरेट्स ने बोलना चालू किया इनिशियल लेवल पे। सो मॉडरेट वेर पीपल हु अल्टीमेटली स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट द रैशनल पॉलिसी जो वेस्टर्न एजुकेशन से इन्होंने सीखी, नॉट टू द इंडियन रिलीजन बट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रहा है,
उसके ऊपर पिटीशन लिख के इन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजना चालू कि भाई देखो आप तो लूट रहे हो इंडिया को, तो ये लूट रोको आप। एंड दैट्स अल्टीमेटली द डिमांडर कि इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियन ज़्यादा होने चाहिए। देर आफ्टर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना के रखी है उसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। 1860 में गवर्नमेंट ने बजट इंडिया में इंट्रोड्यूस करके रखा था, तो बजट जो है ये आप बेसिकली डिस्कशन एंड वोटिंग के लिए लेके आओ। वैसे अल्टीमेटली आप लोगों ने जो गेजिंग एक्ट बना के रखा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको आप बाजू में रखो ताकि हम लोग आपका क्रिटिसिज्म जो लोगों में फैला पाए। एंड ये सारे काम जो है इनिशियल लेवल से ही दादा भाई नौरोजी से ट्रेस किए जाते हैं। ही इज़ बेसिकली द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज द फाउंडर ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। दैट इज समथिंग दैट वी कैन से। अल्टीमेटली इनके ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम और बातें जो हम लोग करेंगे ही। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ही इज़ ऑल्सो बेसिकली अ पॉलिटिकल लिबरल एज वेल एज पॉलिटिकल मॉडरेट। बट इनके मॉडरेट का जो तरीका है वो पिटीशन के साथ साथ मास पॉलिटिक्स की तरफ झुकता हुआ आपको हमेशा दिखाई देगा। कि इट वॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो इनिशियल लेवल पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी गए, अगेन जाके अल्टीमेटली इन्होंने क्या करके रखा था, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बना के रखी थी। गलती से 19 हो गया है, इट शॉल बी 18। ओके, बट इन एनी वेज इनिशियल लेवल पे इन्होंने तो इंडियन एसोसिएशन बना के रखा था। एंड वाया इंडियन एसोसिएशन अल्टीमेटली व्हाट ही वाज डूइंग, तो 1876 से लेके 1880 के बीच के सारे ही मेजर एस.एन. बैनर्जी के हमने देखे हुए थे। एंड एस.एन. बैनर्जी ने अल्टीमेटली इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे लोकल मास पॉलिटिकल एजिटेशंस करने चालू करके रखे थे। प्रोसेशन हो सकता है, पिकेटिंग हो सकता है, लोगों में गुस्सा फैलाना है, अगेंस्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हो, अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, अगेंस्ट आर्म्स एक्ट हो तो ये सारी चीज़ें एस.एन. बैनर्जी ने करके रखी थी। फाइनली हमने ये भी देखा था कि इट वॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिन्होंने इनिशियल लेवल पे ये इनिशिएटिव लिए थे कि देयर शॉल बी अ पैन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फॉर दैट पर्पज नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाने का काम भी इन्होंने ही किया था। अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट गो वेल। वो क्यों नहीं गया वो भी हमने देखा। ये इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द बॉम्बे बेस्ड लीडरशिप वर्सेस बंगाल बेस्ड लीडरशिप, अब वो भी जो है हम लोगों ने देख के रखा हुआ है। एंड देयर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट इज बेसिकली कि एस.एन. बैनर्जी ने 1886 में जो कैलकाटा में सेशन हुआ था, हमने इसके ऊपर भी देखा था कि इट वाज अंडर दादा भाई नौरोजी। तो ये पर्टिकुलर सेशन में अल्टीमेटली उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी। अल्टीमेटली ये जो मर्जर जो चला, ये मर्जर कब तक चला? मर्जर चला टिल बेसिकली 1919 में जब महात्मा गांधी विल एंटर इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ के बाहर निकलेंगे, जिसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम वाज एस.एन. बैनर्जी। ही वाज अलाइव एंड बाहर निकल के अल्टीमेटली उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नाम का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया था। आगे जाके उसके ऊपर भी पढ़ेंगे। एंड इसी के साथ साथ अल्टीमेटली एस.एन. बैनर्जी फ्रॉम 1886 से लेके 1919 तक एक काफ़ी मेजर मॉडरेट लीडर कांग्रेस में रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी थोरोली एंड वेरी वेरी क्लियरली कि मॉडरेट लोगों को मास पॉलिटिक्स से कभी तकलीफ नहीं थी। इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट मास पॉलिटिक्स मॉडरेट लोगों ने ही खेला। उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उन्होंने अल्टीमेटली न्यूज़पेपर बनाया, उन्होंने नेशनल लिटरेचर बनाया, उन्होंने कॉलोनियल क्रिटिक दिया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में वॉलंटियर जमा करे और उनके थ्रू लोकल लेवल पे मटेरियल्स सेंड करना चालू कर दिया। इनफैक्ट प्रोसेशन एंड पिकेटिंग ये भी एस.एन. बैनर्जी के टाइम पीरियड से ही 1876 में जो उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी तभी से हमको इंडिया में दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, कि एक्सट्रीमिस्ट के जो तौर तरीके थे वो थोड़े वायलेंस की तरफ झुके हुए थे, जिसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे। बट मॉडरेट उनको मास पॉलिटिक्स से सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको हमेशा याद रखोगे। एंड मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द मास पॉलिटिक्स जो अभी मैंने आपको बताया आपको बेसिकली इवन एस.एन. बैनर्जी में भी दिखाई देते हैं। तो फॉर्जिंग ऑफ नेशनलिज्म वाया क्रिएटिंग पॉलिटिकल एजिटेशन, ये वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एस.एन. बैनर्जी का आप बोल सकते हो। देर आफ्टर फिर रोमेश चंद्र दत्त, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। रोमेश चंद्र दत्त की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट। और इन्होंने बेसिकली एक बुक लिख के रखा हुआ था दैट इज इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि 1757 से लेके 1857 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो इंडिया में थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कैसे सिस्टमैटिकली लूटा। दादा भाई नौरोजी की थियरी तो 1857 की ऑनवर्ड बेस्ड थियरी मानी जाती है, बट ऑब्वियसली फिर कंपनी का राज फ्रॉम 1757 से लेके 1857
इसके बीच में अल्टीमेटली इंडिया को कैसे लूटा गया, इसको बेसिकली आपको दिखाई देगा रोमेश चंद्र दत्त ने ही हाईलाइट करके रखा हुआ था। तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर। इनके बाद अल्टीमेटली फिर फिरोज शाह मेहता जी का भी नाम आता है। फिरोज शाह मेहता अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो फिरोज शाह मेहता, sorry about that, okay, so Firoz Shah Mehta is basically very very prominent name of the Indian national movement। अल्टीमेटली फिरोज शाह मेहता का अगर कुछ लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम बोले तो वो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी। निगेटिव क्या है कि इनकी वजह से ही सूरत स्प्लिट हुआ, जो लेटर ऑन हम देखेंगे। बट पॉजिटिव क्या है कि फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ ही वॉज वेरी वेरी फर्म एडवोकेटरी ऑफ द इंडियन वेस्टर्नाइजेशन, कि आपको बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में स्प्रेड करना है एंड ये वेस्टर्न एजुकेशन के जो फ़ायदे हैं लोकल लेवल पे देने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो कैरिड आउट मल्टीपल पॉलिटिकल petition in order to gain more entry for Indian into the legislative bodies across India that were available। इनका अगर सबसे प्रोमिनेंट नेम अगर कहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको आज के टाइम पे बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। अल्टीमेटली पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर या फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे कॉरपोरेशन जो है उसको लोकल लेवल पे स्प्रेड करने का काम, मतलब लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन इन्होंने बढ़ाने का काम इन्होंने करके रखा था। बट परहैप्स द लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ दैट कि बॉम्बे एरिया में अब बेसिकली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है एंड यंग कैपिटलिस्ट लॉबी है, इनको सपोर्ट करने का काम इन्होंने किया। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल एजिटेशन वॉज जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा एंड दर आफ्टर फिर फिरोज शाह मेहता, इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे एंड इन दैट कैपेसिटी फिरोज शाह मेहता ने हमेशा से जमशेदजी टाटा को गवर्नमेंट में प्रमोट भी करके रखा है कि आपको अगर काम करवाना है तो इंडियन लोगों से करवाओ, एंड इंडियन लोगों में यू नीड टू डेवलप दिस बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप दैट वाज गोइंग ऑन एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने फिर हमने देखा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी ये थे एंड एज अ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर इट वॉज फिरोज शाह मेहता जिन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा एंड दर आफ्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इनसे कांटेक्ट किया एंड एक जॉइंट डेलीगेशन ब्रिटेन में भेज के भी रखा था इन ऑर्डर टू स्प्रेड द डिमांड ऑफ इंडियंस इनटू लंडन पॉपुलेशन एज वेल एज विद द लंडन पार्लियामेंट। Thereafter next important personalities obviously फिर गोपाल कृष्ण गोखले, अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी वी कैन टॉक अबाउट। गोपाल कृष्ण गोखले का वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि अल्टीमेटली ही टुक अप डिमांड ऑफ इंडियंस इनटू नॉट ओनली बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बट ऑल्सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ही हैड बीन मेंबर ऑफ बोथ एंड इन दैट कैपेसिटी उन्होंने बहुत ही इलेबोरेट वे में इंडिया की डिमांड हमेशा से ही ब्रिटिशर्स की तरफ पहुँचाने का काम किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ही वॉज बेसिकली द क्रिएटर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में वही एस्पेक्ट होता था कि वॉलंटियर जमा करेंगे, नेशनलिस्ट लिटरेचर देंगे एंड लोकल लेवल पे ये वॉलंटियर्स को भेजेंगे ताकि इंडिया के विलेज लेवल में नेशनलिज्म पेनिट्रेट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन टॉक अबाउट इज बेसिकली वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 2 ओकेजन। सबसे इंपॉर्टेंट तो 1905 का बनारस सेशन, जिसके हम लोग लेटर ऑन बात भी करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी जो इनको हमेशा अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे। व्हेन महात्मा गांधी जी अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1915, तो तब अल्टीमेटली ऑन द एडवाइस ऑफ गोखले ही टुक अ टूर ऑफ एंटायर इंडिया फॉर 1 ईयर, उसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विद द गवर्नमेंट फेरोशियसली एंड आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बेसिकली क्रिएटिंग द सेकेंड रंग लीडरशिप, कि आपको अल्टीमेटली अगर पॉलिटिक्स खेलना है तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यू ना, इट इज़ अबाउट बेसिकली नेशन, एंड नेशन आगे बढ़ना है तो यू नीड टू डेवलप द बडिंग सेकेंड रंग लीडरशिप अंडर यू। एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फोकस करके रखा था। परहैप्स दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली फिर महात्मा गांधी जो है ही स्टार्टेड टू कंसिडर गोपाल कृष्ण गोखले एज अ पॉलिटिकल गुरु। इनफैक्ट वाई महात्मा गांधी कंसिडर गोपाल कृष्ण गोखले एज अ पॉलिटिकल गुरु, बिकॉज महात्मा गांधी जब अपना पॉलिटिक्स साउथ अफ्रीका में चालू करना चाहते थे तो उनको फंडिंग की ज़रूरत थी, एंड सबसे ज़्यादा फंडिंग अर्लिएस्ट लेवल पे महात्मा गांधी को देने का काम जो है गोखले जी ने किया था। तो दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली स्टार्टेड टू क्रिएट दैट सेकेंड रंग लीडरशिप विद अ फुल सपोर्ट, कि अगर आपको आपका लेवल ऑफ पॉलिटिक्स खेलना है you can play it, and for that purpose he had given support to the multiple people. Finally Indian National Congress and thereafter इसकी जो moderate leadership है, I hope it is quite clear.
इनके ऊपर और भी अभी बातें करेंगे आगे, बट वहाँ पे जाने से पहले वी नीड टू सी कि अल्टीमेटली जो कांग्रेस क्रिएट हुई थी उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल एटीट्यूड क्या था। गवर्नमेंट जो है इन्होंने इनिशियल लेवल पे 1885 में कांग्रेस जो है उसको काफ़ी बेसिकली एक न्यूट्रल एटीट्यूड ही दिखा के रखा हुआ था कि एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम कि ब्रिटिश क्राउन इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल टू इवोक सिंपथीज एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कोई कोल्ड एटीट्यूड था, एज सच कोई गवर्नमेंट जो है इन्होंने कभी भी बेसिकली इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाउएवर 1888 में जब इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूल जो है बेसिकली वंस ही स्टार्टेड और वंस ही बिकेम बेसिकली द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब जाके अल्टीमेटली वॉइसरॉय डफरिन का एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग मिनिस्कल माइनॉरिटी एंड सिंस इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मिनिस्कल माइनॉरिटी, तो इतना ज़्यादा फोकस कांग्रेस को देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इनिशियल लेवल से ही एंटी कांग्रेस फोर्सेस भी निकाल के रखे थे कि 1886 में ही सर सैयद अहमद खान को अप्रोच किया गवर्नमेंट ने, एंड सर सैयद अहमद खान ने अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना के रखा था, दैट इज़ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड अलॉन्ग विथ राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का पंगा क्या था कि सर सैयद अहमद खान हैड ऑलवेज फोकस्ड और ही हैड ऑलवेज गिवन दैट स्लोगन कि वी नीड टू एंटर इनटू द पॉलिटिकल रिफॉर्म लेटर, सोशल रिफॉर्म फर्स्ट। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ सोशल रिफॉर्म इन आवर कंट्री, पॉलिटिकल रिफॉर्म पे जाने का कोई सेंस ही नहीं है। एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली फिर एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको कंसिडर किया गया था, बिकॉज कांग्रेस जो उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पॉलिटिकल रिफॉर्म सपोर्ट करके रखे थे, कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग सोशल रिफॉर्म एट ऑल। इसके ऊपर जो है जब डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स पे जाएंगे तब बात करेंगे। देयर आफ्टर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑफिशियल पार्टिसिपेशन, कि रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है बेसिकली उन्होंने वही किया कि 1890 में गवर्नमेंट जो है उन्होंने अल्टीमेटली डायरेक्टली अपना एक ऑर्डर ही निकाल के रखा हुआ था कि अब आपको क्या करना है कि कांग्रेस में ज्वाइन नहीं करना है, कि अल्टीमेटली यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन और अटेंडिंग नॉट ओनली द मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट एनी पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या फिर सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने 1890 आते आते अपने ऑफिशियल्स को कर्व भी किया कि यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द एसोसिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड देयर आफ्टर फिर वॉइसरॉय कर्जन अल्टीमेटली इन्होंने लेटर ऑन फिर 1898 में वंस ही हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री तो एक फेमस स्टेटमेंट भी देके रखा था कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टुवर्ड्स इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट अ पीसफुल डिमाइस। ये वॉइसरॉय कर्जन का स्टेटमेंट था। यहाँ पे टॉटरिंग टू इट्स फॉल का मतलब अब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के झगड़े कांग्रेस में चालू हो गए हैं, तो ये लड़खड़ाती हुई ऑर्गेनाइजेशन है एंड जब तक मैं इंडिया में हूँ तब तक मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा। दैट वॉज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द वॉइसरॉय, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो एक ज़माने में कोल्ड न्यूट्रल एटीट्यूड लेके बैठा था अब धीरे धीरे हॉस्टाइल जो है वो कांग्रेस की तरफ हो रहा है। ये वाला आर्ग्यूमेंट भी अल्टीमेटली यू कैन यूटिलाइज इन ऑर्डर टू रिफ्यूट सेफ्टी वॉल थियरी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन होती तो फिर वो कांग्रेस को ख़त्म करती ही नहीं, कांग्रेस को चलाए रखती। जबकि अब बेसिकली धीरे धीरे जो है कांग्रेस में मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट एंड देयर आफ्टर विद इन इंडिया हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है ये दोनों झगड़े जो है गवर्नमेंट लगाएगा इन ऑर्डर टू ब्रेक नॉट ओनली द नेशनलिज्म ऑफ आवर कंट्री बट ऑल्सो टू ब्रेक डाउन द बर्डिंग नेशनल एंटरप्राइज ऑफ आवर कंट्री दैट इज़ पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके ऊपर जो है अब ऑब्वियसली हम लोग अगले 2-3 लेक्चर्स में देखेंगे। तो दैट वाज द गवर्नमेंट एटीट्यूड कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 से लेके 1900 तक गवर्नमेंट ने कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या करना चालू करके रखा हुआ था। देयर आफ्टर फिर अगर हम लोग मॉडरेट मेथोडोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करके रखी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मेथोडोलॉजी ऑफ द मॉडरेट, कि मॉडरेट्स एंड देयर आफ्टर उनका पेटिशन पॉलिटिक्स, thereafter stand on social reform, part-time politics and political education, ये सारी चीज़ हमने देख के रखी थी कि once this all moderate organize themselves into an Indian National Congress, then Indian National Congress ने इनिशियल लेवल पे सारे ही गुण जो है बेसिकली दिखा के रखे थे। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगा, पेटिशन भेजेगा। पेटिशन किसके लिए रहेंगे, देन ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म की जब आप बात करते हो तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सिविल सर्विसेज, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अल्टीमेटली पॉलिटिकल रिफॉर्म में एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म लाओ,
रिफॉर्म ला के आप इंडियंस को एम्पावर करो एंड इंडियंस बढ़ाओ। इंडियन सिविल सर्विसेज में मोर नंबर ऑफ द इंडियंस हैव टू बी देयर एंड वैसे अल्टीमेटली आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस करो। अल्टीमेटली ये पेटिशन करने के साथ साथ आप लोकल लेवल पे क्या करोगे, नेशनलाइजेशन ड्राइव जो है वो लगाओगे। नेशनलाइजेशन कैसे फैलाओगे आप, तो ये भी हमने देखा था कि वर्नाकुलर लिटरेचर, देयर आफ्टर प्रेस, देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर वॉलंटियर, एंड यही वॉलंटियर्स को विलेज लेवल पे भेज के उनके हाथ में लिटरेचर जो दिया जाएगा ताकि लोगों के बीच में पॉलिटिकल एजुकेशन फैले। इसमें SN बैनर्जी जैसे कुछ लोग जो है वो पर्टिकुलर लोगों ने अल्टीमेटली मास पॉलिटिक्स के ऊपर एक सर्टन फोकस जो है वो भी रखना चालू किया था, बस ये ज़्यादा उन्होंने चलाया नहीं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि पेटिशन एंड नेशनलिज्म के साथ साथ अल्टीमेटली फिर सोशल रिफॉर्म जो है उसके लिए बेसिकली हैविंग निगेटिव एटीट्यूड। निगेटिव एटीट्यूड क्यों, बिकॉज ये सारे ही लोग ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय थे, एंड सिंस ब्राह्मण क्षत्रिय हैज़ टू बी यूनाइटेड फर्स्ट, एंड तब जाकर अल्टीमेटली वो लोकल लेवल पे नेशनलिज्म या फिर नेशन की बात कर सकते हैं। दैट्स इनको यूनाइट रखना है तो कोई भी सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, ओनली हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म कैरी आउट करेंगे। एंड आफ्टर हमने ये भी देखा था कि कांग्रेस का कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। कांग्रेस जो है इट विल मीट वंस इन अ ईयर, दैट इज़ दिसंबर में कांग्रेस के एनुअल सेशन होंगे, एंड ये एनुअल सेशन में अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे कि ये डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में होंगे ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें जो है ऊपर में बताई वहाँ पे करें। एंड आफ्टर फिर लोकल लेवल पे जो प्रेसिडेंट होगा ही विल बी नॉन रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट प्रेसिडेंटशिप की वजह से इंडियंस विल बी हैविंग दैट एटीट्यूड कि आपका लीडर आप ही के लैंग्वेज का, आप ही के जाति का, आप ही के रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है। एनीबडी हु इज़ कॉलिंग हिमसेल्फ एज इंडियन, जिसमें वो नेशनलिज्म वाली भावना है, स्पिरिट है, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बिकम योर लीडर। एंड यही जो है बेसिकली इनकी मेथडोलॉजी रही है। अल्टीमेटली एनुअल सेशन के वजह से ये इनिशियल लेवल के जितने भी पॉलिटिशियन थे वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, कोई डेडिकेटेड पॉलिटिक्स इनका नहीं हुआ करता था, कोई और प्रोफेशन करेंगे, अंडर आफ्टर जैसे ही पॉलिटिक्स की बात आएंगी तो पॉलिटिक्स के टाइम पर पॉलिटिक्स भी करेंगे। कांग्रेस आज भी ऐसी ही चलती है। इफ़ यू सी कि कांग्रेस के आज भी मेजॉरिटी ऑफ द लीडर है आपको लॉयर ही नज़र आएंगे। अगर हम बात करें कि सलमान खुर्शीद है या फिर कपिल सिब्बल आपको दिखाई देंगे, या फिर इवन बेसिकली टॉकिंग अबाउट पी चिदम्बरम आपको दिखाई देंगे कि सारे लॉयर है, दे आर अ वेरी ह्यूज लॉयर एंड दे विल कैरी आउट द प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। बट जैसे ही फिर कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो अपना लॉयर का बिजनेस साइड में रखेंगे, अंडर आफ्टर मिनिस्टर बनेंगे एंड फिर अपना काम करेंगे। तो ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल आर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, एंड अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस हैज़ ऑलवेज रिमेन अ बॉडी ऑफ द पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। अब इनके सामने आज के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें डेडिकेटेड कैडर है, जो 24 घंटा जो सिर्फ राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कांग्रेस आज तक नहीं बना पाया है। बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेटिव ईयर कांग्रेस कुछ और ही प्रिंसिपल पे चलने वाली पॉलिटिकल बॉडी आपको दिखाई देगी। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट एज अ मॉडरेट मेथड ऑफ द पॉलिटिक्स। एंड आफ्टर ये मॉडरेट मेथडोलॉजी के पीछे जो बेसिकली रैशनलिटी रही, अब मैंने उसके ऊपर भी आपको बहुत सारा डाटा पहले भी दिया था, अगेन विल जस्ट हैव अ ब्रीफ ऑन इट, कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स के लिए इतनी लॉयल्टी एंड ओनली पेटिशन पॉलिटिक्स एंड नो क्वेश्चन ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये सिनेरियोज आए कहाँ से? बिकॉज ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ फेडरलिज्म, कि अगर आपको बेसिकली इंडिया के प्रिंसिपल ऑफ मोनार्की फेडरलिज्म चाहिए या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाहिए तो ऑब्वियसली द नेचुरल प्रोक्लिविटी गोज टू द वेस्टर्न सिस्टम। अब ये क्यों? इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ द ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है वही मैंने आपको बताया। एंड जब वो रिफॉर्म के सामने आपके पास एक ट्रेडिशनल कुरान शरिया धर्मशास्त्र धर्मस्मृति पे चलने वाला गवर्नमेंट रहेगा तो अल्टीमेटली आप किसको प्रेफर करोगे? कुरान शरिया धर्मशास्त्र धर्मस्मृति पहले तो अल्टीमेटली क्या है, सोसाइटी में डिवीजन लाता है। इस्लामिक रिलीजन में 3 डिवीजन है, वैसे हिंदू रिलीजन में 4 वर्ण के डिवीजन प्लस जाति के डिवीजन। फर्दर ये कुरान शरिया धर्मशास्त्र धर्मस्मृति है, एजुकेशन के राइट सिलेक्टिव इंडिविजुअल को देता है। दोनों पर्टिकुलर रिलीजन अनटचेबल जो है उनको अनटचेबल ही कंसिडर करते हैं, उनको तो बेचारों को कोई राइट नहीं मिलते। फर्दर जो पावर है वो हमेशा अशरफ या फिर ब्राह्मण क्षत्रियों के अंडर ही रहेगी। रेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट हैव एनी पावर और एक्सेस टू द गवर्नमेंट। ये सारी ही चीज़ें जो है उसके सामने अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ऑर्डर रखोगे तो ऑब्वियसली नेचुरल प्रोक्लेविटी जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ऑर्डर की तरफ ही आपकी जाएगी। वैसे फिर बिलीफ इन ब्रिटिश पॉलिसीज़ कि ब्रिटिशर्स ने पहले से ही डिक्लेयर करके रखा था कि वी आर हियर फॉर गुड ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू मेक इंडिया अ सिविलाइज कंट्री।
एंड ये सिविलाइज कंट्री बनाने के लिए अब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके आफ्टर एवरी नाउ एंड देन इंडियन को कुल लेके भी तो रखा हुआ था कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म हमने देखे, पॉलिटिकल रिफॉर्म हमने देखे, एजुकेशनल रिफॉर्म हमने देखे, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट सोशो कल्चरल रिफॉर्म भी हमने देखे। तो ये सारे रिफॉर्म की वजह से देयर वॉज बेसिकली अ प्रिवेलिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी एज वेल एज फेथ इन द जस्टिस ऑफ पीपल, इन द जस्टिस ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके यही पॉलिसी इंडिया के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे फिर वेस्टर्न एजुकेशन, इसका भी एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा हुआ है और मॉडरेट लीडरशिप के ऊपर पड़ा हुआ है कि अल्टीमेटली वेस्टर्न एजुकेशन में आपको यही तो सारी चीज़ें बताई जाती है कि डेमोक्रेटिक वे, पीसफुल वे, नॉन वायलेंट वे, एंड आफ्टर अल्टीमेटली राइट वे ऑफ एजिटेशन एक्सेट्रा। वैसे ही अल्टीमेटली अपोजिशन टू द रेडिकल रिवाइवलिस्टिक स्ट्रेटेजी। अल्टीमेटली अगर आप ये टाइम पीरियड देखोगे तो यही तो टाइम पीरियड है अब 1850s ऑनवर्ड मल्टीपल रिवाइवलिज्म की बातें जो वो भी इंडिया में चालू हो गई थी 1875 में। अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली वी कैन टॉक अबाउट आर्य समाज, दोनों क्रिएट हो चुके थे। एंड ये दोनों का एक ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया पे हमेशा से रहा। आर्य समाज, द लेस वी टॉक अबाउट इट बेटर इट इज़, एंड आफ्टर ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये जो है दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कन्वर्ट हुए हैं। तो जो बेसिकली रेडिकल रिवाइवलिस्टिक प्लान जो है इंडिया का, मतलब क्या है, रिवाइवलिज्म करवाना है, तो ये भी विंड जो है इंडिया में काफ़ी लाइटली स्प्रेड हो रही थी। इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिटिक ऑफ द एंटायर मॉडरेट लीडरशिप जो है यही तो रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से आए। अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर अल्टीमेटली आए कहाँ से ना, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप मतलब लोकमान्य तिलक। अब तिलक के ऊपर जो है हमने पहली बात करके रखी थी कि उनके सोशल व्यू, कि सोशल व्यू में अल्टीमेटली ही ऑलवेज कंसिडर्ड कि हिंदू रिलीजन में ब्रिटिशर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, एंड इन दैट कैपेसिटी ही हैड सपोर्टेड बेसिकली सती ऑल्सो वंस अपॉन अ टाइम, ही हैड सपोर्टेड अनटचेबिलिटी ऑल्सो। एंड उनका वही कहना था कि ब्रिटिशर्स ने ये बेसिकली चाइल्ड मैरिज जो है इसके ऊपर जो बेसिकली विट्रोलिक चला है वो नहीं चलाना चाहिए, चाइल्ड मैरिज इज़ गुड होना चाहिए। एंड वैसे अल्टीमेटली रखमाबाई केस 1884 जिसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा है, लेटर ऑन हम लोग उसके ऊपर देखेंगे भी, वो रखमाबाई केस के टाइम पीरियड में तिलक ने रखमाबाई को क्रिटिसाइज भी किया था कि कॉन्जुगल राइट की बात है, मतलब हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, तो उसमें हस्बैंड के ही राइट होने चाहिए। हाउ कैन अ वुमन से नो टू द हस्बैंड, एंड इन दैट कैपेसिटी ये रखमाबाई केस जो बोगस है। तो ये सारी चीज़ें जो तिलक की थी, तो ही वॉज अ रिवाइवलिस्टिक टेंडेंसी वाली पर्सनैलिटी। उनके सोशल व्यू जो है बहुत ही बैकवर्ड, पॉलिटिकल व्यू बहुत ही फॉरवर्ड, इस टाइप के व्यूज़ हमेशा उनके रहे हैं। देयर आफ्टर अल्टीमेटली लाला लाजपत राय, इनके ऊपर तो हम लोगों ने देख के ही रखा था कि ही हिमसेल्फ बिलोंग टू आर्य समाज, एंड विथ इन आर्य समाज अल्टीमेटली दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो उसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहे हैं। वैसे अगर अगेन वी कैन टॉक अबाउट औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष जो है अल्टीमेटली व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स समवेयर अराउंड 1908 1910, तो उन्होंने अपना औरोबिंदो आश्रम ही बांधा था। एंड ये औरोबिंदो आश्रम क्या करेगा, तो धर्म का काम करेगा। तो ये सारी ही है जो बेसिकली हमेशा रिवाइवलिस्टिक बेसिकली टेंडेंसी वाले लोग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अब इनके सामने जब आप खड़े हो कि ये लीडरशिप अब धीरे धीरे डेवलप तो हो रही है, बट इनके पहले भी अल्टीमेटली दिस पीपल वेयर देयर, आर्य समाज एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो मॉडरेट जो है दे ऑलवेज फियर्सली फॉट फॉर देयर पर्टिकुलर वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशन, कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड था कि भाई हम लोग वेस्टर्न लिबरल लोग हैं। एंड अगर पावर तिलक में या फिर घोष में या फिर इवन बेसिकली लाला लाजपत राय जी के अंदर चली गई तो दे विल क्रिएट द रिवाइवलिज्म इन इंडिया, सो मच सो दैट कि अल्टीमेटली नन ऑफ देम विल कैरी आउट एनी काइंड ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। अल्टीमेटली ये सारे ही लोग अनटचेबिलिटी को मानने वाले लोग हैं, ये सारे ही लोग वुमन की इन्फीरियर पोजीशन को मानने वाले लोग हैं, ये सारे ही लोग जो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के पास तो पावर जानी ही नहीं चाहिए। एंड दैट्स अल्टीमेटली इन लोगों की बेसिकली फियर्स लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स कि चलो हम कितने भी डिस्क्रेडिट हो जाए चक्कर में, बट पावर इनके पास नहीं जानी। बिकॉज अगर रिवाइवलिस्टिक लोगों के पास पावर गई चली गई एंड आफ्टर वो एंशंट रिलीजन वापस से रिवाइव करने की अगर बातें होती है, तो चलो हम लोग इनके ऊपर तो फेथ भी रखें कि ये लोग वर्णाश्रम धर्म एंड अनटचेबिलिटी ये नहीं मानेंगे, बट लोग तो अल्टीमेटली मानेंगे ही ना। धीरे धीरे करके अल्टीमेटली जब आप कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी लगाते हो तो उसमें एक एलाइट लिबरल सेक्शन आपको हमेशा दिखाई देता है, बट मेजॉरिटी तो आर कंजर्वेटिव। एंड इन दैट कैपेसिटी इंडिया विल गो बैकवर्ड rather than going forward, and only select few people, that is again political elite, ब्राह्मण क्षत्रिय, उन्हीं को तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा। इनफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर पीपल दे वर ऑल्सो ब्राह्मण क्षत्रिय।
एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली ये एक बेसिकली रैशनैलिटी जो है हम लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दिखाई देती है. देर आफ्टर फिर डिमांड ऑफ मॉडरेट्स, कि एज फार एज डिमांड ऑफ मॉडरेट इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड जो है वो हमेशा से ही रखे थे, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखे थे कि प्रोविंशियल काउंसिल में बेसिकली क्या करना है आपको कि बनानी है कि लोकल लेवल पे प्रोविंशियल काउंसिल्स होनी चाहिए, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन ऑफ द ICS ब्रिटिशर्स ने फाइनली जाके 1926 में ही इम्प्लीमेंट किया कि बेसिकली एक एग्जामिनेशन इंडिया में भी होनी चाहिए. ये 1926 से इंडिया में आई. दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना ताकि वो लोग जो है दिल्ली में इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा पाए. एबॉलिशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, कि जो इंडियन काउंसिल बनी है मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वी कैन से, कि इसको एक तो आप एबॉलिश करो या फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करो एंड इसमें मोर नंबर ऑफ द इंडियन जो है वो आप रखो, बिकॉज आपने यहाँ पे इंडियन नहीं रखे, आपने काउंसिल बना के रखी है एंड वो काउंसिल में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की ही मेजॉरिटी है. तो ये बनने का फ़ायदा क्या है ना, कोई फ़ायदा तो वैसे भी नहीं हो रहा है. वैसे ही अल्टीमेटली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन इन द बेसिकली कमीशन रैंक ऑफ द आर्मी. कमीशन रैंक ऑफ द आर्मी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या सॉरी लेफ्टिनेंट के ऊपर वाली पोजीशन. ये भी हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली सूबेदार के ऊपर वाला पोजीशन जो है वो इंडियंस को देना बंद कर दिया था. तो आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर ये लेवल पे इंडियंस को बढ़ाओ. देयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ऐसे मल्टीपल डिमांड जो है इन्होंने करके रखे थे. ये इसी वजह से बिकॉज कांग्रेस में अभी भी कौन थे, ज़मींदार वेयर इन मेजॉरिटी, तो उनका भी तो इंटरेस्ट आपको जो है सिक्योर रखना है ताकि ज़मींदारी जो है पूरे इंडिया में अल्टीमेटली लगे. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक कि अल्टीमेटली डिमांड ऑफ मॉडरेट. एंड ये जो डिमांड ऑफ मॉडरेट है इसके बाद अल्टीमेटली वी नीड टू एंटर इनटू कि मॉडरेट्स का अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया में क्या रहा. कि अगर मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली दे हैड अर्लियस्ट लेवल पे गिवन इकोनॉमिकल क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. अगेन वी क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स बिकॉज दे लूटेड अस. अल्टीमेटली ये लूट वाला वर्ड या फिर लूट की अर्लियस्ट थियरी दी किसने ना, सावरकर जी, तिलक जी या फिर गांधी जी ने नहीं दी है. ये थियरी अर्लियस्ट लेवल पे यही मॉडरेट लोगों ने देके रखी है. सो वी कैन से दे प्रोवाइडेड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बेस्ड अपॉन विच एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी एंड इवन गांधीयन लीडरशिप कैरिड आउट देयर ओन पॉलिटिक्स. कि अल्टीमेटली सभी लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है लोकल लेवल पे फैलाई. तिलक का भी तो वही कहना था कि हमको स्वराज चाहिए, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट. तो ब्रिटिशर्स इंडिया का गवर्नमेंट छोड़े, क्यों छोड़े, आपको लूट रहे हो हमको आप. तिलक सावरकर जी का भी वही कहना है कि अल्टीमेटली वी नीड टू कैरी आउट रेवोल्यूशन. वाई वी नीड टू कैरी आउट रेवोल्यूशन, ब्रिटिशर्स लूट रहे इंडिया को. एंड गांधी जी का भी वही कहना था कि अंग्रेज़ों छोड़ो भारत, क्विट इंडिया. क्यों, लूट बस हो गई भाई, बहुत ज़्यादा लूट लिया अपने अब इंडिया को, तो दैट इज़ इनफ, गो आउट ऑफ आवर कंट्री. तो जो इकोनॉमिकल क्रिटिक है दैट इज़ बेसिकली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. एंड इसके अलावा फिर इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा हुआ था. अल्टीमेटली दोनों बुक के ऊपर अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था. वैसे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर, कि अगर हम लोग बात करें कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये तीन काउंसिल एक्ट मतलब क्या है, तो काउंसिल्स एक्ट है ये. तो काउंसिल्स एक्ट से क्या होगा कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये रिफॉर्म होंगे. तो जो काउंसिल एक्ट जो है अल्टीमेटली ये इन्हीं के लोगों के वजह से तो आए. एंड यही काउंसिल एक्ट में अल्टीमेटली धीरे धीरे करके सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट ही नहीं तो इवन एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन लीडरशिप में जो पार्टिसिपेशन लिया एंड यही पार्टिसिपेशन के थ्रू आपके ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन अच्छे हुए एंड धीरे धीरे करके इंडिया का पॉलिटिक्स आगे बढ़ा एंड आपने ब्रिटिशर्स को सक्सेसफुली कन्विंस किया नाउ टाइम इज़ राइट कि भाई आप इंडिया से निकल जाओ. इन 1947 एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट अमॉन्ग द पब्लिक, द अर्लीस्ट वे ऑफ नेशनलिज्म, ये फैलाई किसने ना इंडिया में, यही लोगों ने तो फैलाई. सोशियो रिलीजियस एंड आफ्टर मॉडरेट लीडरशिप, इन लोगों ने प्रेस लिटरेचर बनाए, इन लोगों ने फिर अल्टीमेटली वॉल्टियर जमा किए एंड विलेज लेवल पे अल्टीमेटली लिटरेचर सर्कुलेट करना चालू किया. देयर आफ्टर फिर कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जिसके ऊपर अब हमने बात करके रखी है कि आपको इंडियन को एंट्री देनी है, साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज कंडक्ट करना है एक्सेट्रा. एंड देयर आफ्टर फिर प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट, जस्टिस रानडे हो सकते हैं, SN बैनर्जी हो सकते हैं, इनका दक्खन अग्रेरियन राइट, पाबना पीजेंट रिबेलियन, इस टाइम पीरियड का कंट्रीब्यूशन हमने देखे रखा हुआ है. तो दे नॉट ओनली सिक्योर्ड द राइट ऑफ द अर्बन इंटेलेक्चुअल
एज वेल एज अर्बन पॉपुलेशन बट ऑल्सो विलेज बेस्ड पॉपुलेशन, एंड धीरे धीरे करके प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट जो है इसके लिए इन्होंने एजिटेशन भी चालू किए, जैसे रिपन और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एंड वैसी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट दिस वन दैट इज बेसिकली आर्म्स एक्ट, इसके खिलाफ के एजिटेशन, ये सारे ही जो है राइट बेस्ड इशू थे। तो इसकी वजह से अब लोगों को पता चलना चालू हुआ कि भाई राइट्स होता क्या है एंड देयर आफ्टर राइट्स का फ़ायदा क्या होता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड देयर आफ्टर फिर क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली मॉडरेट्स का हम लोग को क्रिटिसिज्म भी तो देखना पड़ेगा ना, सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, कुछ हम लोगों को निगेटिव पॉइंट भी चाहिए कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, लाला लाजपत राय जो है बेसिकली उन्होंने बता के रखा था कि इट वॉज बेस्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट, इट opened opportunities for treacheries and hypocrites, it enabled some people to trade in the name of patriotism। अल्टीमेटली लाला लाजपत राय जो मैंने आपको कल भी बता के रखा था कि वॉज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर 1916-1917, जब पहले तिलक एंड लेटर ऑन गांधी जी के अंडर जो कांग्रेस चली गई। सो मच सो दैट कि लाला लाजपत राय अल्टीमेटली बिलोंग टू द रिस्पॉन्सिविस्ट फैक्शन। इनके ऊपर लेटर ऑन हम लोग बात भी करेंगे कि वो वाला फैक्शन है वी स्टार्टेड टू कोरोबोरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोऑपरेशन जो है करना चालू कर दिया। एंड ये कोऑपरेशन क्यों चालू किया? ताकि अब हिंदू रिलीजन जो है, ये हिंदू रिलीजन को कुछ बेनिफिट हो, जैसे इस्लामिक रिलीजन को जो है बेनिफिट हुआ है। तो अल्टीमेटली लाला लाजपत राय फॉर दैट पर्पज वॉज फियर्सली एंटी कांग्रेस पर्सनैलिटी आफ्टर 1915, 1916, 1917। और उनका ये बेसिकली स्टेटमेंट जो आप याद रख सकते हो कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है ये। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी मतलब क्या है कि अल्टीमेटली कांग्रेस जो है इंडिया को बैकवर्ड रख रहा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म कैरी आउट नहीं करने दे रहा है। यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट में या फिर वही पर्टिकुलर कीवर्ड में आप एक और स्टेटमेंट तिलक का भी याद रख सकते हो कि तिलक ने 1895 में ही ये डिक्लेयर करके रखा था कि यू विल नॉट गेट एनीथिंग बाय क्वैकिंग वंस इन अ ईयर लाइक अ फ्रॉग। तो मेंढक की तरह साल में एक बार कूदने से कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस साल में एक ही बार मिलती थी ना, दिसंबर में। तो तिलक ने उसको जो है बेसिकली क्रिटिसाइज करके रखा था। फियर्स लॉयल्टी टू द क्राउन, ऑब्वियसली आज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि सिटिंग इन 2024, तो मॉडरेट मेथोडोलॉजी एंड आइडियोलॉजी जो है उसको हम लोग ये पॉइंट पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि दे वेयर इंडियन फियर्स लॉयल टू द क्राउन, सो मच सो दैट कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के चक्कर में दे ब्रोक ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद मासेस। एंड जब आप मासेस से अलूफ हो जाओगे तो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है एंड वे ऑफ पॉलिटिक्स से कभी ना कभी तो कोलैप्स होगा। तो ऑब्वियसली हुआ ना वो कोलैप्स। बाय 1920 अल्टीमेटली गांधीयन लीडरशिप आई, गांधीयन मेथोडोलॉजी चली, मॉडरेट मेथोडोलॉजी बाय एंड लार्ज खत्म हुई। वैसे अल्टीमेटली देवर प्रोग्रेसिव एलिमेंट इन इंडियन सोसाइटी, ये भी एक क्रिटिसिज्म ही है, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो बट एक क्रिटिसिज्म भी है। जब आप प्रोग्रेसिव एलिमेंट होते हो तो आप लिबरल होते हो, एंड वंस यू आर अ लिबरल देन ऑब्वियसली यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। जैसे आज के टाइम पे भी लिबरल लोगों को कितनी गाली पड़ती है आपको पता है, बिकॉज दे फील टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस, दे कैरी आउट देयर पॉलिटिक्स इन देयर ओन स्टेड। इन्होंने भी वही किया कि अल्टीमेटली इन्होंने इश्यूज खुद क्रिएट किए, एंड खुद क्रिएट किए हुए इश्यूज जो है अल्टीमेटली उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को घेरना चालू किया। अल्टीमेटली एक ऑर्डिनरी बंदा इंडिया को लूट रहा है कोई, इसके ऊपर रास्ते पे नहीं आने वाला, एंड दैट इज़ व्हाट लेटर ऑन गांधी जी रियलाइज। एंड दैट्स गांधी जी के मूवमेंट में फिर लोकल इश्यूज हार्नेस किए जाते थे, कभी खलीफा है, कभी सॉल्ट है, कभी फॉरेस्ट लॉ है, तो ऐसे लोकल इशू हार्नेस किए जाते थे ताकि उनके लिए अल्टीमेटली लोग रास्ते पे उतरे। तो ये भी क्या रहा है, बेसिकली एक कर्स रही है या फिर नेगेटिव पॉइंट रहा है। एंड ऑब्वियसली फिर उनका नैरो सोशल बेस एंड लैक ऑफ मास पार्टिसिपेशन। नैरो सोशल बेस में मैंने आपको कल ही डाटा दे के रखा था कि कांग्रेस का इनिशियल कॉम्पोजिशन टिल 1910 कि कांग्रेस में हमेशा से हम लोगों को कौन दिखाई देता है, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड आफ्टर लॉयर ज़मींदार दिखाई देते हैं, जो मिनिस्कल माइनॉरिटी है कंट्री के। तो ऑब्वियसली इनका एक नैरो सोशल बेस है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आप बनाते हो तो आपका बेस हमेशा वाइडर होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली इनका बेस हमेशा नैरो रहा है। एंड आफ्टर लैक ऑफ मास पार्टिसिपेशन, ये भी हमको दिखाई देता है, लैक ऑफ मास पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि अल्टीमेटली मास पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमको यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देता, बिकॉज आपने अल्टीमेटली कांग्रेस बनाने के बाद जो है कांग्रेस के थ्रू कभी भी मास पॉलिटिक्स नहीं किया। मास पॉलिटिक्स जो आपकी पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज जो रही है, ये पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जो है आपने कंटिन्यू रखा है। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट ओवर क्रिटिसिज्म। एंड फाइनली फिर इनके ऊपर कुछ हिस्टोरियन स्टेटमेंट जो वो भी याद रखने हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई विल गिव यू। कि सबसे पहले जो गोपाल कृष्ण गोखले जी का कहना है
कि लेट अस नॉट फॉरगेट दैट वी आर एट अ स्टेज ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस व्हेन आवर अचीवमेंट्स आर बाउंड टू बी स्मॉल एंड आवर डिसअपॉइंटमेंट्स फ्रीक्वेंट एंड ट्राइंग। तो इवन मॉडरेट्स वर बेसिकली अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल कि उनके तौर तरीके लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। एंड दैट्स फिर एक मॉडरेट का स्टेटमेंट याद रखोगे गोपाल कृष्ण गोखले जी का कि अल्टीमेटली लेट अस नॉट फॉरगेट दैट आवर नेशनल मूवमेंट इज़ एट दैट स्टेज जहाँ पे हमारी अचीवमेंट जो है बेसिकली आर स्मॉल एंड डिसअपॉइंटमेंट जो वो हमेशा फ्रीक्वेंट होंगे एंड डिसअपॉइंटमेंट जो है बेसिकली बार बार आते रहेंगे। पत्ताभी सीतारामैया हु वॉज अ गांधीयन लीडर एट अ लेटर पीरियड ऑफ द टाइम, अल्टीमेटली उन्होंने भी ये बता के रखा है कि वी कैन नॉट ब्लेम देम फॉर द एटीट्यूड they adopted as a pioneer of the Indian political reform. Obviously, they were the first generation political reformist. Any more than we blame brick and mortar that is buried 6 feet deep in the foundation and plinth of a modern edifice. कि ultimately we need to understand कि इंडिया का नेशनलिज्म का जो फाउंडेशन है वो ये लोगों ने डाला है। कि अगर ये लोगों ने डिसाइड किया होता कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया को निकाल देते हैं, रेडिकल मेजर लेते हैं और रेवोल्यूशन पे जाते हैं, तो थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट फॉर आवर कंट्री। कंट्री कभी यूनाइट नहीं होता विथ रेवोल्यूशन। कंट्री जो अल्टीमेटली लैंग्वेज के ऊपर, वर्ण के ऊपर, जाति के ऊपर एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली रिलीजन के ऊपर डिवाइड होती एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज हमारे पास रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थे उस ज़माने में जिनके ऊपर हमने देखा हुआ है, हमारे पास प्रिंसिली स्टेट थे उस ज़माने में। एंड दैट्स अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री का फाउंडेशन जब हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली फाउंडेशन रखने का काम इन्हीं लोगों ने किया है, तो इनको आप कैसे क्रिटिसाइज़ करोगे। एंड देयर आफ्टर फिर बिपान चंद्रा की बात करें कि पीरियड वॉज अ सीड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। ये सीड टाइम ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म था एंड अर्ली नेशनलिस्ट सोड द सीड्स वेल एंड डीप। ये वही है जो इन्होंने बता के रखा था कि अल्टीमेटली इंडिया में मॉडर्निज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी बेस्ड प्रिंसिपल होने चाहिए एंड इन दैट कैपेसिटी वी विल मूव टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइक दैट ऑफ ब्रिटेन। एंड अल्टीमेटली ये सीड जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से एंड देयरआफ्टर बहुत ही गहरे अल्टीमेटली मॉडरेट्स ने डाल के रखे थे कि इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म ऑन अपील टू शैलो सेंटिमेंट एंड पासिंग इमोशन और एब्स्ट्रैक्ट राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, कि अल्टीमेटली इन्होंने वही बताया कि ठीक है फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड देयरआफ्टर अपील टू नेशनलिज्म इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे तिलक या फिर इवन औरोबिंदो घोष या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट लाला लाजपत राय, कि ये लोग क्या करते थे, लोगों से अपील करते थे और उनके इमोशन भड़काते थे, बट जब तक वो बंदा इमोशनल है तब तक वो नेशनल पैट्रियोटिक है। वंस हिज इमोशन इज अवे देन ऑब्वियसली ही विल नेवर एवर डेयर टू एंटर इनटू नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म। ये चीज़ आपको इंडिया में आज भी दिखाई देती है कि अंडर द गार्ब ऑफ द और द स्यूडो गार्ब ऑफ द हिंदू नेशनलिज्म बंदा मॉब लिंचिंग कर देता है एंड मॉब लिंचिंग करने के बाद जब लॉ उसके ऊपर लगता है तो उसका पूरा ज़िंदगी पर से विश्वास उठ जाएगा, इंडिया, नेशन, पैट्रियोटिज्म, सबसे इमोशन जो या सबसे नाता जो उसका टूट जाएगा। तो आपको बेसिकली शैलो सेंटीमेंट एंड देयर आफ्टर पासिंग इमोशन के ऊपर अपील नहीं करनी। यू नीड टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन योर कंट्री एंड वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ किसने करके रखी है, तो मॉडरेट लोगों ने करके रखी हुई है।